हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने वर्ग 15 के तत्वों के परमाणविक और भौतिक गुण के बारे में एक्सप्लेन किए थे। इस वीडियो में हम वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक गुणों के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए समझते हैं वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक गुण के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा इनकी क्रियाशीलता में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे और उनमें क्या टेंडेंसी पाया जाता है वर्ग 15 के तत्वों के, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3, +3 तथा +5 हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो वर्ग 15 के तत्व होते हैं उनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो है आपकी -3, +3 तथा +5। ठीक है, आकार तथा धातु लक्षणों में वृद्धि के कारण, ठीक है, आकार तथा धातु लक्षणों में वृद्धि के कारण वर्ग में नीचे की ओर जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वर्ग 15 के तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह -3, +3 तथा +5 होती है, लेकिन आकार तथा धातु लक्षणों में वृद्धि के कारण जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की जो प्रवृत्ति है वह क्या होती है, घटती जाती है। -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? आकार और धातु लक्षणों में वृद्धि के कारण। वास्तव में वर्ग का अंतिम सदस्य विस्मत -3 ऑक्सीकरण अवस्था शायद ही कोई यौगिक बनाता हो। ठीक है, तो जो वर्ग का अंतिम सदस्य विस्मत है वह शायद ही कोई यौगिक ऐसा वो बनाता हो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 होती हो। ठीक है, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वर्ग में जब ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो +5 जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसका स्टेबिलिटी क्या होती है, स्थायित्व क्या होती है, घटती है। ठीक है, विस्मत, ठीक है, 5 का एकमात्र अभिलक्षणिक यौगिक BiF5 है। ठीक है, विस्मत का एकमात्र अभिलक्षणिक यौगिक क्या है, BiF5 है, जिसमें ऑक्सीकरण अवस्था जो है +5 है विस्मत की। ठीक है, वर्ग में नीचे की ओर +5 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में कमी। ठीक है, वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में क्या होती है, कमी होती है, तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में वृद्धि होती है। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे के जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होती है जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अक्रिय युगल प्रभाव के कारण ऐसा होता है। +5 ऑक्सीकरण अवस्था की कमी और +3 ऑक्सीकरण अवस्था की जो वृद्धि हो रही है वह अक्रिय युगल प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने वाला नाइट्रोजन, ठीक है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर नाइट्रोजन जो है वो +1, +2, +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि +5 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा जो नाइट्रोजन है वह ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वह +1, +2, +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। यद्यपि यह +5 ऑक्सीकरण अवस्था में हाइड्रोजन के साथ यौगिक नहीं बनाता। ठीक है, जो आपका नाइट्रोजन है वह +5 ऑक्सीकरण अवस्था में हाइड्रोजन के साथ यौगिक नहीं बनाता, हाइड्रोजन के साथ यौगिक नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसमें D कक्षक उपलब्ध नहीं है। नाइट्रोजन के पास D कक्षक उपलब्ध नहीं है, इसीलिए यह +5 ऑक्सीकरण अवस्था में हाइड्रोजन के साथ यौगिक नहीं बनाता है। ठीक है, जिससे यह अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेकर 5 बंध बना सके। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास जो है D कक्षक नहीं है, इसीलिए वह अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेकर 5 बंध नहीं बना सकता है। फास्फोरस भी कुछ ऑक्सो अम्लों में, ठीक है, फास्फोरस भी कुछ ऑक्सो अम्लों में +1 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फास्फोरस जो है वह कुछ ऑक्सो अम्लों में +1 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है।
नाइट्रोजन की +1 से +4 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की प्रवृत्ति अम्ल विलयन में असमानुपातन की होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की +1 से +4, नाइट्रोजन की +1 से +4 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी जो होती है, वह अम्ल विलयन में असमानुपातन की होती है। अम्ल विलयन में असमानुपातन की होती है। जैसे देखें, यह आपका 2HNO2 है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल है, 2HNO2 नाइट्रस अम्ल, यह टूट रहा है HNO3 में, नाइट्रिक अम्ल में, और H2O में और 2NO में। ठीक है, तो आप देखें कि नाइट्रस अम्ल जो है HNO2 वह टूट रहा है नाइट्रिक अम्ल, जल और नाइट्रिक ऑक्साइड में। ठीक, इसी प्रकार फास्फोरस की लगभग सभी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्षार व अम्ल दोनों में +5 और -3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में असमानुपातित हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है यह यहाँ पर क्या हो जा रहा है, असमानुपातित हो जा रहा है। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था इसकी अलग अलग हो जा रही है। HNO2 में ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग है, जबकि HNO3 में ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग है, NO में ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग हैं। ठीक है, तो ये आपका अम्लीय विलयन है, HNO2 अम्लीय विलयन है। तो जब अम्लीय विलयन होता है तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो क्या हो जाता है, असमानुपातन हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक उसी तरह फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस भी लगभग सभी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्षार व अम्ल दोनों में +5 और -3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में असमानुपातित हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से फास्फोरस भी जो है असमानुपातित हो जाता है। हालांकि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की +3 ऑक्सीकरण अवस्था असमानुपातन के संदर्भ में बहुत अधिक अस्थायी हो जाती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की जो +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वह असमानुपातन के संदर्भ में बहुत अधिक अस्थायी हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 ही हो सकती है। नाइट्रोजन की जो अधिकतम संयोजकता हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। क्यों? क्योंकि केवल 4 कक्षक ही बंधन के लिए उपलब्ध हैं। नाइट्रोजन में बंध बनाने के लिए केवल 4 कक्षक ही उपलब्ध हैं, 1 S और 3 P। ठीक है, नाइट्रोजन के पास केवल 4 कक्षक ही बंध बनाने के लिए उपलब्ध हैं, 1 S और 3 P। इसलिए नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है, 4 ही हो सकती है। ठीक है, भारी तत्वों में बाहरी कोश में रिक्त D कक्षक होते हैं। नाइट्रोजन के अलावा जो और भी तत्व हैं बाहरी, ठीक है, भारी तत्व, उनके बाहरी कोश में खाली D कक्षक होते हैं जो बंधन अर्थात सहसंयोजी के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, अतः उनकी संयोजकता बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो भारी तत्व हैं, नाइट्रोजन से नीचे वाले तत्व हैं, उनके बाहरी कोश में रिक्त D ऑर्बिटल होता है, D कक्षक होता है, जिससे उनकी जो बंधन है सहसंयोजी के लिए उपयोग वह कर सकते हैं, अतः उनकी संयोजकता क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, बढ़ा देते हैं। जैसे फास्फोरस जो है अपनी संयोजकता बढ़ा के Pf6- में है। ठीक है, तो यह था आपका ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में और उनकी क्रियाशीलता में पाई जाने वाली प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं नाइट्रोजन का असामान्य गुण व्यवहार के बारे में। नाइट्रोजन का असामान्य गुण अर्थात व्यवहार के बारे में। नाइट्रोजन का क्या असामान्य गुण है और उसका व्यवहार क्या है। ठीक है, अब आप जानते हो कि नाइट्रोजन जो है उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। नाइट्रोजन छोटे आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन एंथैल्पी एवं D कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होता है। जो वर्ग 15 आप पढ़ रहे हैं, उस वर्ग 15 के जो पहला तत्व है वो आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की विशेषता क्या है कि नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे छोटे आकार का है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है सबसे छोटे आकार का है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च है, आयनन एंथैल्पी भी सबसे उच्च है और इसमें D कक्षक नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण यह वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होता है। ठीक है, नाइट्रोजन छोटे आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन एंथैल्पी एवं D कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होता है। नाइट्रोजन की स्वयं के साथ
ठीक है। नाइट्रोजन की स्वयं के साथ वह छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ पी पाई बहु आबंध बनाने की विशिष्ट प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वह स्वयं के साथ बहु आबंध बना सकता है, पी पाई बंध बना सकता है। इसके अलावा यह जो है छोटे आकार के उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ भी पी पाई बहु आबंध बनाने की विशिष्ट प्रवृत्ति इसके अंदर होती है। इस वर्ग के भारी तत्व पी पाई बंध नहीं बनाते हैं। ठीक है, जो वर्ग 15 तत्व के भारी तत्व हैं वह पी पाई बंध नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परमाणु कक्षक इतने बड़े और विस्तृत होते हैं कि वे प्रभावी अतिव्यापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के अलावा जो वर्ग 15 के अन्य तत्व हैं वह पी पाई बंध नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि उनके परमाणु कक्षक जो होते हैं वे इतने बड़े और विस्तृत होते हैं कि वे प्रभावी अतिव्यापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह नहीं बना पाते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन दो परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध, नाइट्रोजन जो है वह दो परमाणुओं के बीच क्या बना लेगा? एक त्रिबंध, जिसमें एक सिग्मा बंध होंगे और दो पाई बंध होंगे, के साथ एक द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो N2 के रूप में पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन के बीच कितने बंध होते हैं? 3 बंध होते हैं। उसमें एक सिग्मा बंध होता है और 2 पाई बंध होता है। ठीक है, इस रूप में नाइट्रोजन जो है द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है। ठीक, परिणाम स्वरूप इसकी बंध एंथैल्पी 941.4 किलोजूल पर मोल बहुत उच्च है। ठीक है, जो नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी है, जो बंध एंथैल्पी है वह क्या है? उच्च है। कितनी है? 941.4 किलोजूल पर मोल होती है, जो बहुत उच्च मान है। ठीक है, अब इसके अलावा फास्फोरस की अगर बात की जाए, इसके विपरीत फास्फोरस, आर्सेनिक तथा एंटीमनी, ठीक है, वो फास्फोरस सिंगल बंध, आर्सेनिक सिंगल बंध, एंटीमनी सिंगल बंध जैसे एकल बंध बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बंध बन रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि फास्फोरस के बीच में, आर्सेनिक के बीच में, एंटीमनी के बीच में एकल बंध बनता है, जबकि बिस्मथ तात्विक अवस्था में धात्विक बंध बनाता है। ठीक है, जो बिस्मथ है वह तात्विक अवस्था में कैसा बंध बनाता है? धात्विक बंध बनाता है। एक नाइट्रोजन बंध एक फास्फोरस बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन सिंगल बंध की बात की जाए तो फास्फोरस बंध की तुलना में क्या होता है? दुर्बल होता है। एक नाइट्रोजन बंध एक फास्फोरस बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है, क्योंकि इसमें आबंधी इलेक्ट्रॉनों के उच्च अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण बंध लंबाई कम होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक नाइट्रोजन बंध की तुलना अगर फास्फोरस बंध से किया जाए तो जो नाइट्रोजन बंध होता है वो फास्फोरस बंध की अपेक्षा दुर्बल होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इनमें जो आबंधी इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें माइनस के बीच में उच्च अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, इसके कारण जो है बंध की लंबाई कम होती है। परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन में श्रृंखलन प्रवृत्ति दुर्बल होती है। नाइट्रोजन में जो श्रृंखला बनाने की क्षमता है वह कमजोर होती है। नाइट्रोजन में श्रृंखलन प्रवृत्ति दुर्बल होती है। इसके संयुक्ता कोष में डी कक्षक की अनुपस्थिति, ठीक है, इसके संयुक्ता कोष में डी कक्षक पाया नहीं जाता है, तो इसकी संयुक्ता कोष में डी कक्षक की अनुपस्थिति दूसरा कारक है जो इसके रसायन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पहला कारक था वह उच्च अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण था, जबकि जो दूसरा कारक है वह डी कक्षक की अनुपस्थिति है, जिसके कारण जो है इसके रसायन को प्रभावित करता है। ठीक है, इसकी संयोजकता केवल 4 तक ही सीमित है। ठीक है, इसकी जो संयोजकता है नाइट्रोजन की वह 4 तक ही सीमित रहने के अलावा नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बंध नहीं बना सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वह 4 तक क्या है? सीमित है, और नाइट्रोजन जो है डी पाई पी पाई बंध नहीं बना सकता है।
ठीक है, जैसा कि भारी तत्व करते हैं। भारी तत्व जो है वह डी पाई पी पाई बंध बना सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन नहीं बना सकता है। उदाहरण देखें, R3P डबल बॉन्ड O, ठीक है, तथा R3P डबल बॉन्ड CH2, जहाँ R एक क्या है, एल्किल समूह है। R क्या है, एल्किल समूह है। तो आप देख रहे हैं कि R3P डबल बंध यह बना सकता है, R3P डबल बंध CH2 यह बना सकता है, लेकिन ऐसा नाइट्रोजन नहीं कर सकता है, डी पाई पी पाई बंध नहीं बना सकता है। फास्फोरस तथा आर्सेनिक संक्रमण तत्वों के साथ भी डी पाई बंध बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फास्फोरस और आर्सेनिक जो है वह संक्रमण तत्वों के साथ भी डी पाई बंध बना सकते हैं, जब उनके PC2H5 थ्राइस तथा AsC6H5 थ्राइस जैसे यौगिक लिगैंडों के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो जब फास्फोरस और आर्सेनिक के यौगिक लिगैंड के रूप में काम करेंगे, उस समय यह डी पाई बंध बना सकता है, ठीक है स्टूडेंट। यह था आपका नाइट्रोजन का और सामान्य गुण व्यवहार के बारे में, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता के बारे में, कि कैसे जो है वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं। तो इसको जो है हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।